अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप सब चैनल को पसंद कर रहे हैं और वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको अवेयरनेस दी जाए, एजुकेट किया जाए और हर वो अपडेट दिया जाए जिससे आपको आगाही हो सके। चैनल पे अपलोड की जाने वाली वीडियोस ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए होती हैं बल्कि ये कॉमन पर्सन्स के लिए भी होती हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ आप तमाम जो सुनने और देखने वाले हैं, जो दूसरे ममालिक से पसंद करते हैं और लाइक करते हैं और अपने कमेंट्स, कीमती राय का इजहार करते हैं। मेरे लिए वो रिस्पेक्टेबल हैं। तो व्यूअर्स, आपको बताती चलूँ कि आज जिस हवाले से बात होगी वो है एक डिज़ीज़, एक डिज़ीज़ से ज़्यादा बल्कि ये एक डिसऑर्डर है और ये न्यूरो साइको जो है वो डिसऑर्डर है। आज हम बात करेंगे एकथीसिया के हवाले से। नाम आपके लिए नया हो सकता है, ये मेडिकल टर्म है। इसको मैं आपके सामने बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि आप जान सकें कि ये क्या है। ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है और अगर इसकी आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँ तो वो इस तरह से है कि ये एकथीमी वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यानी इस लफ्ज़ से ये निकला है। और इस एकथीमी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू सिट, यानी कि बैठना मुश्किल हो जाता है किसी का। ये एक न्यूरो साइकेट्रिक सिंड्रोम है और इसका ताल्लुक़ हमारे ब्रेन के साथ है। और आपको ये बताती चलूँ कि अमूमन इनर रेस्टलेसनेस की वजह से होता है, यानी जब अंदरूनी तौर पे इंसान के अंदर बेचैनी की कैफियत होती है तो ऐसा होता है। पेशेंट में इनेबिलिटी होती है स्टैंड, मतलब स्टिल नहीं रह सकता, वो एक जगह पे रहना उसका मुमकिन नहीं होता, मूवमेंट में रहता है। हमारी एक मेडिसिन जो है मेरे जहन में आ रही है, टेरेंटुला, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि इसमें पेशेंट की यही कैफियत होती है कि वो स्टिल, कहीं वो बच्चा हो या बड़ा हो, एक जगह बैठ नहीं सकता। इस मसले के दौरान ज़्यादातर लेग्स मुतासिर होती हैं और एकथीसिया के जो पेशेंट होते हैं, ऐसे जो पर्सन्स होते हैं, फील एन इंटेंस एंड अनकंट्रोलेबल नीड टू मूव। बहुत ही शिद्दत के साथ मूवमेंट की एक नीड होती है उनको और अनकंट्रोलेबल होती है, उसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं होता। अचानक से मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं अपने पाँव की, टांगों की। मेनली उनकी लोअर बॉडी जो है वो इस चीज़ का शिकार होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स के हवाले से। तो एकथीसिया की जो टाइप्स हैं, एक्यूट एकथीसिया होता है। नाज़रीन, आपको ये भी बताती चलूँ इसमें होता क्या है कि एकथीसिया का जो पेशेंट होता है, अमूमन ये सर्टन मेडिसिन्स की वजह से भी कंडीशन सामने आती है किसी किस्म की। जब किसी मेडिसिन के स्टार्ट करने से उसकी अर्ली जब डेज़ में होता है कि उसकी हम डोजेज सेट करते हैं। यूजुअली ये बात हो रही है एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में होता है कि यूजुअली एंटीसाइकोटिक जो मेडिसिन दी जाती हैं या फिर मेडिसिन के डोज में इंक्रीज़ की जाती है मेडिसिन, तो मेडिसिन के जो इंक्रीज़ की जाती है डोज, उसकी वजह से ऐसा होता है। और इसकी फिर जो सिम्टम्स हैं, जो जैसा कि आपको बताया कि अनकंट्रोलेबल किस्म की मूवमेंट होती है, कम से कम 6 माह तक रह सकती है। इसके बाद क्रोनिक एकथीसिया का पेशेंट होता है, यानी ये टाइप आ जाती है, तो ये 6 माह तक साइन एंड सिम्टम अगर वही वाले रहें आपके जो एक्यूट एकथीसिया के होते हैं तो ये क्रोनिक एकथीसिया में शुमार होते हैं। और फिर ये कंडीशन कई माह से कई सालों तक जारी रहती है। फिर होती है टार्डिव एकथीसिया। इसमें होता क्या है कि अगर किसी को सर्टन मेडिसिन की वजह से, यानी किसी ख़ास मेडिसिन की वजह से उसके इस्तेमाल के बाद डिलेड ऑनसेट हो, यानी कि मेडिसिन इस्तेमाल करने के कुछ अरसे के बाद, कम से कम 3 माह के बाद सिम्टम सामने आए, तो उसको फिर ये कहा जाता है। फिर विड्रॉल एकथीसिया होता है और ये तब भी होता है कि सर्टन मेडिसिन कोई अगर इस्तेमाल कर रहा है पेशेंट, तो उसमें कभी कभी डोज कम कर देने की वजह से या उसको रोक देने की वजह से, यानी विड्रॉ करने की वजह से भी ये कंडीशन सामने आ सकती है, ऐसी सिम्टम्स हो सकती हैं। अच्छा, तो लिसनर्स, आपको ये बात बताती चलूँ कि ऐसा होता है समटाइम कि एकथीसिया और एंग्जाइटी, इन दोनों को चूँकि हैं तो ये दोनों डिफरेंट किस्म की चीज़ें, लेकिन इनको डायग्नोज़ करना कुछ काफ़ी मुश्किल हो जाता है और अक्सर जो है इसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर समझ लिया जाता है, लेकिन एकथीसिया इज़ द अनदर थिंग, ये एक अलग चीज़ है।
पेशेंट इसमें अपनी थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकता। मगर ये जो सिम्टम्स होती हैं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और अहम है इसको डायग्नोस करने के लिए कि इसमें फ़ियर और वरी बेस्ड सिम्टम्स नहीं होती हैं। पेशेंट को किसी किस्म का खौफ नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, बस एक कंडीशन होती है जो कि मूवमेंट डिसऑर्डर है। अच्छा, ये मूवमेंट डिसऑर्डर जो होता है बड़ा कॉमन किस्म का डिसऑर्डर है, ये आम पाया जाता है और साइकोट्रोपिक मेडिसिन के साथ ये एसोसिएटेड होता है। पर्टिकुलरली जिन्हें एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स कहा जाता है, ये उसके साथ एसोसिएट करता है। आपको बताती चलूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 24% लोग जो हैं वो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं और 39% जो लोग हैं एकैथीसिया अगर उनको होता है तो उसमें क्या है कि क्लोज़ापाइन ले रहे होते हैं और उसकी वजह से ऐसा होता है। ये वो मेडिसिन है जो एंटी साइकोटिक की लिस्ट में आती हैं। और इसी तरह एंटी साइकोटिक एक मेडिसिन होती है जो FGA होती हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक जो ड्रग्स होती हैं। 45% एकैथीसिया उन लोगों में देखने में आता है। एकैथीसिया की सिम्टम्स क्या होती हैं ये आपको बताती चलूँ। मोस्टली इसको RLS के तौर पे भी जाना जाता है, यानी इस तौर पे भी कंसीडर कर लिया जाता है। रेस्टलेस जो है लेग सिंड्रोम कहा जाता है, जैसे कि रात को टांगों में बेचैनी की कैफियत काफ़ी होती है। वैसे RLS के ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हुई हूँ, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। एनीवेज़, बात हो रही है सिम्टम्स के हवाले से, तो इसमें आपको बताती चलूँ कि क्रॉस एंड अनक्रॉस लेग्स, यानी रेपिटेडली बार बार पेशेंट जो है कभी अपनी क्रॉस लेग्स करता है, कभी उन्हें अनक्रॉस करता है, इस तरह से वो करता है, या फिर टांगों को हिलाता रहता है कॉन्स्टेंटली जब भी वो बैठा हुआ होता है, या फिर एक पाँव को दूसरे पे, दूसरे को दूसरे पे रखता है बार बार, और बार बार ख़ास तौर पर जब खड़े होते हैं तो शिफ्ट करता रहता है एक पाँव को दूसरे पे, ऐसा होता रहता है। बैठे हुए में वो हिलता रहेगा, रॉक करेगा, ठीक है, और फिर आगे पीछे की मूवमेंट करेगा। एक जगह पे अगर खड़ा है तो, यानी एक जगह खड़े सीधा स्टिल नहीं, वो तो बैठ भी नहीं सकता स्टिल और खड़ा भी नहीं रह सकता। इसके साथ ही साथ जो एसोसिएटेड सिस्टम आती है, सिम्टम्स आती हैं ना, वो हैं ग्रंट एंड मौन, यानी कराने की कैफियत और आहोजारी करने की। और एक और चीज़ होती है कि माउंटिंग सेंस ऑफ टेंशन आती है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ टेंशन होती है। वैसे उनको नहीं होती एंग्जाइटी और टेंशन, लेकिन जब वो स्टिल खड़े नहीं हो पाते या ऐसा हो नहीं पाता ना उनसे, जैसा कि आपको एग्जांपल दूंगी कि अगर वो एक लाइन में खड़े हैं, किसी जगह पे वेट कर रहे हैं, किसी जगह पे किसी चीज़ का, जैसे कि बिल जमा करवाते हुए कतार में खड़े होते हैं, या किसी ऐसे ही बैंक में या कहीं, तो वहाँ पर इनकी ये कंडीशन होती है कि टेंशन की जो है फीलिंग डेवलप करती हैं, बिकॉज़ ये चीज़ एम्बैरेसिंग हो जाती है इनके लिए। और फिर ये भी आपको बताती चलूँ कि ऐसे पेशेंट में एक रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है सेल्फ हार्म का, यानी पेशेंट अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसमें हमारी बहुत सारी मेडिसिन्स आ जाती हैं जो बेस करती हैं कि किस तरह से वो ऐसा करना चाहता है, क्या वो नाइफ़ यूज़ करना चाहता है या अपने आप को सुसाइड के तौर पे करना चाहता है। सुसाइड बिहेवियर हो जाता है ना, जैसे कि हमारी एक मेडिसिन है कि पेशेंट का दिल चाहता है कि विंडो को खोले और उसमें से सुसाइड कर जाए, और मेट की ख़ास ये सिम्टम है और ख़ास कोई वजह नहीं होती है। आज तक जो है रिसर्च में पता चला है एकैथीसिया की कोई ख़ास वजह नहीं है, ये सर्टन मेडिसिन की वजह से होता है जो डोपामाइन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। और डोपामाइन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि बॉडी फंक्शंस को यानी मैनिपुलेट करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है और इसका मूवमेंट से काफ़ी ताल्लुक़ है। सेवरल मेडिकेशंस जो हैं वो मेडिसिन जिसके साथ एसोसिएटेड हैं, यानी कि जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है, वो एंटी साइकोटिक हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हैं जो डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, और अदर मेडिकेशंस हैं जिनमें ऐसा होता है। सर्टन हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिनमें ऐसा हो सकता है और वो एसोसिएट करती हैं, जैसे पार्किंसन का जो प्रॉब्लम है उसमें ऐसा होता है, इंसेफ्लाइटिस में होता है, यानी ब्रेन की इन्फ्लामेशन में ऐसा हो सकता है, और फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, यानी ब्रेन की कोई ऐसी इंजरी होती है उसमें ऐसा हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से कि बहुत ही बेहतरीन किस्म का इसमें इलाज मौजूद है। और इस तरह की कंडीशन में जैसा कि साइमल्टेनियसली रेस्टलेसनेस अगर मुस्तकिल तौर पे पाई जा रही है तो आर्सेनिक एल्बम हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन है जो इसमें बेहतरीन काम करती है। रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पर टेंडेंसी होती है कि एक तो साथ में बॉडी पार्ट्स में स्टिफनेस भी आ रही है और फिर
बेचैनी की कैफियत भी है, वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है। और रेस्टलेसनेस अगर लेग्स को तंग करती है, वहाँ पर ऐसा है कि जिंक मैट जो है बहुत अच्छा काम करती है। और रात में अगर ये कंडीशन ज़्यादा हो जाए तो तब भी फिर और बहुत सारी मेडिसन है, जिनमें एकोनाइट है, कॉस्टिकम है, इग्नेशिया है, सल्फ़र है, जो अपने अपने साइन एंड सिम्टम के तौर पे जब हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं और पेशेंट को देते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।